हे गाइस, क्या हाल है आप सबके। मैं सना दत्त भारद्वाज आपके सामने हाजिर हूं एक स्पेशल कोर्स के साथ जिसमें हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट की। देखिए, इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट जो है, ये पूरा कोर्स जो है हमारे इस चैनल के ऊपर, जीवी सर के इस चैनल के ऊपर आपको स्पेशली मिल पा रहा है बिकॉज जीवी सर के साथ देखिए मेरे बहुत पर्सनल ताल्लुकात हैं। पुराने समय से मैं उनको जानता हूं। उनकी खास कोशिशों के साथ और उनकी सपोर्ट के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं ये एक स्पेशल कोर्स को लेके। नाउ, अगर आप इस कोर्स को तहे दिल से फॉलो करते हैं तो आई अश्योर यू दैट एसएससी एंड एसएससी लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर आपको, यूपीएससी कह लीजिए या कह लीजिए उससे नीचे के किसी भी लेवल के एग्जाम की आप बात करें, इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट में ना किसी बेसिक की, ना किसी फाउंडेशन की, ना किसी और कोर्स की जरूरत होने वाली है। हम इतने रोबस्ट तरीके से आप लोगों को इंडियन पॉलिटी कवर करवाने वाले हैं। देखिए, जो हम यहाँ पे इस कोर्स के जरिए आप लोगों को चीज प्रोवाइड करने वाले हैं, दिस इज अनबीटेबल, अनमैचेबल। इंडियन पॉलिटी में एक बात कही जाती है दैट इंडियन पॉलिटी का अगर आपने कोर्स करना है तो एक किताब उठाई जाती है। मैं आपको बुक शो कर रहा हूं। आई हैव बीन फॉलोइंग दैट बुक फॉर द पास्ट 10 ऑड ईयर्स। 10 साल से मैं इस किताब को फॉलो कर रहा हूं। ये किताब है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। तो ये जो किताब है, इसको कवर करने में बहुत समय लग जाता है। आप साइज देख रहे हैं इस बुक का। लेकिन हम जो इस कोर्स के जरिए आपको इंडियन पॉलिटी करवाएंगे, आपको ये किताब उठाने की जरूरत ना पड़े, इतना रोबस्ट तरीके से करा देंगे। देखिए, जितने भी लोग हैं वो यही बात कहते हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात कहते हैं। मेरा भी अपना कुछ विश्लेषण है। मैं पिछले 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत किताब रहती है, उस किताब से बाहर यूपीएससी भी सवाल नहीं पूछती है। तो एसएससी के लिए अगर आप बात करें तो एसएससी के अंदर भी पर्टिकुलरली आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अगर इस बुक को फॉलो करते हैं और आपको अगर इस बुक से डर भी लगता है तो देखिए, आप हमारे इस चैनल के ऊपर ये जो हम पॉलिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाने वाले हैं, इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स की शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बात बताना चाहता हूं, अपनी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, फेलो एस्पिरेंट्स को तैयारी करवा रहा हूं। इनफैक्ट मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, दे हैव क्वालिफाइड फॉर यूपीएससी, they have qualified for SSC. Many of my students are appointed in various other places जहां पे SSC में they have cracked एंड उन्हें अच्छे स्कोर्स लिए हैं। तो इसी तरीके से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसी पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आप लोगों को ये पूरा का पूरा कोर्स वर्क डिजाइन करके देने वाला हूं। आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस, जो कि है मेकिंग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज जो हम कवर करेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1, और दूसरी चीज है हमारा दूसरा चैप्टर, दैट इज सेलिएंट फीचर्स। नाउ आई नो दिस टू टॉपिक्स, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स जो हैं बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं दिस इज ओनली अ पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर सीरीज। ये पहले लेक्चर सीरीज, ये पूरे लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 है। ये लंबा चलेगा। इसको मैं जितना भी क्लासेस लगेंगी, जितनी भी डिटेल में जाना होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, दिस इज मार्क माय वर्ड्स, मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में सबसे पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा दैट एसएससी के अंदर दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज होती है एक्यूरेसी और दूसरी चीज होती है एफिशिएंसी। एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। एसएससी में आप अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं। नाउ, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्यूरेसी क्या रहेगी? एक्यूरेसी रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, क्वेश्चन का पता हो, कहां से उठाया गया है एंड इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हम इन्हीं लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं। नंबर 1, दैट इज एक्यूरेसी। दूसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है दोस्तों? देखिए, एफिशिएंसी की बात यह है कि बेसिकली अगर मैं आपको 15 सेकंड का समय दूं और 15 सेकंड के समय के अंदर आपसे बोलूं कि आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर लिख के दीजिए, तो दैट इज व्हाट एफिशिएंसी इज, विद इन 15 सेकंड्स। और आई वुड से कि इस तरीके के सवाल अगर मैं बनाता हूं तो मैं 10 सेकंड के अंदर अंदर बनाने की कोशिश करता हूं। दैट इज द अमाउंट, दैट इज द क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी दैट आई वुड एक्सपेक्ट। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरे सारे के सारे फेलो एस्पिरेंट्स, आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस पूरे लेक्चर को एंड आगे आने वाले लेक्चर्स को तहे दिल से फॉलो कीजिएगा।
आप जितना प्यार जीवी सर के साथ रखते हैं उसमें से अंश मात्र भी अगर आप मुझे देते हैं, अपना सपोर्ट मुझे देते हैं, एंड अगर आप कोशिश करके जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरे चैनल का, उस पे जाके एक बार क्लिक करते हैं, देखते हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू दैट चैनल। तो अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हम इसी तरीके की इंपॉर्टेंट कंटेंट को आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी तरफ से एक कमिटमेंट जो हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी वो ये कि हमारे कंटेंट में कभी कमी नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चीज हम आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीज आपको और कहीं अवेलेबल नहीं हो पाएगी, इस तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाएगी। सो ये गारंटी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं, पहले सवाल की ओर चलते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कभी भी एसएससी का एग्जाम हो, कोई और एग्जाम हो, ऑलवेज मेक श्योर वन थिंग, वो क्या है कि हर सवाल के अंदर कीवर्ड ढूंढिएगा कि कीवर्ड क्या है, वो खास शब्द क्या है जिसके इर्द गिर्द, जिसके आसपास सारा का सारा आपका क्वेश्चन डिजाइंड है। नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर सवाल है और ये पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ बी एन राव जी हैं, बी आर अंबेडकर जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। Now this is a very plain and simple question. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में से ही भारत के संविधान का प्रियम्बल, जिसको हिंदी में आप प्रस्तावना कहते हैं, वो निकल कर आया था। प्रियम्बल का एक कह लीजिए 1947 में अगर बात करूं तो प्रियम्बल से पहले की जो वर्जन था, प्रियम्बल जब आया वो उस समय प्रियम्बल बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब वो डिसाइड किया, प्रियम्बल वाज रिटन इन द लास्ट। लेकिन उससे पहले जो चीज, जो आइडियोलॉजी संविधान को लिखने में मददगार थी, वो थी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। और वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किसने मूव इन किया था? इट वाज जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी ने जो है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पारित किया था। अब इस क्वेश्चन को अगर कंफ्यूजिंग करना है तो मैं यहां पे मोतीलाल नेहरू डाल सकता हूं, मोतीलाल नेहरू। नाउ मोतीलाल नेहरू जो है उनकी अपनी एक नेहरू कमेटी थी, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट भी थी पुराने समय में। अगर हम हिस्ट्री के साथ भी जुड़ते हैं, आपके साथ हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए भी जुड़ते हैं, तो मैं उसमें आपको नेहरू कमेटी के बारे में भी बताऊंगा। तो मुझे अगर देखिए कई बार क्या होता है, ज्यादा ज्ञान जो है वो नुकसानदेह भी हो सकता है, तो इस वजह से जो लोग नेहरू कमेटी के साथ इसको कंफ्यूज करना शुरू कर देंगे तो वो सवाल का जवाब गलत कर सकते हैं। इस वजह से आपने ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, पहली चीज तो ये प्रियम्बल का पुराना वर्जन है। पहली चीज, हमारे संविधान के एनैक्टमेंट से पहले, हमारी आजादी से पहले जो प्रियम्बल एग्जिस्ट करता था जिस फॉर्म में, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। क्लियर? तो इसमें बी एन राव जी नहीं है, बी आर अंबेडकर जी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं है। आज इस लेक्चर में हम इसी तरीके से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल की चर्चा करने वाले हैं। इस तह तक, इस डिटेल तक, इतनी डेप्थ तक जाएंगे जहां आपको पता चल जाए कि भैया इसमें एसएससी तो कवर हो ही रहा है, मैं अच्छे लेवल तक भी पहुंच रहा हूं। तो अगर आप देखिए इतना करेंगे तो एसएससी इतना पूछने वाली है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इतना कवर करें ताकि एसएससी आपके सामने इतना सवाल पूछे। मान लीजिए कल को डिफिकल्टी लेवल, मैं डिफिकल्टी लेवल्स को 3 हिस्सों में बांटता हूं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। मान लीजिए जो आपका एसएससी का एग्जाम है वो लेवल 3 तक भी पहुंच जाता है, तो मैं पहले से ही आपको लेवल 5 के लिए तैयार करके चलने वाला हूं। तो लेवल 1 से लेके, इनफैक्ट लेवल 0 से लेके, बेसिक से लेके हम लेवल 5 तक चलेंगे, ताकि एसएससी इनमें से कोई भी लेवल का सवाल पूछ ले, आप कभी भी मात नहीं खाएंगे अगर आपने ये लेक्चर सीरीज फॉलो की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इस कंफ्यूजन को दूर करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए अगर आप लक्ष्मीकांत बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसके चैप्टर 3 के अंदर कुछ टेबल्स दिए गए हैं 3.1 से लेके 3.3 तक। अगर आप उन टेबल्स को फॉलो करते हैं तो आपको इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अब अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज व्हाट जीवी सर की कमिटमेंट है। उन्होंने मुझसे अपनी आइडियाज, अपने आइडियोलॉजीज, अपनी विचारधारा जब शेयर की थी, मैंने भी उस चीज के साथ जो है अग्री किया था। हमारा पूरा जो दारोमदार रहेगा, हमारा पूरा जो जोर रहेगा, वेट रहेगा, वो सारा, देखिए वजन ज्यादा है, मेरा वजन ज्यादा है तो मेरी बात में भी वजन ज्यादा होगा।
तो वजन हमारा सारा वहीं के वहीं रहेगा कि हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करें जो कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। चलिए देरी ना करते हुए इस सवाल को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखिए मैं यहां पे समय लगा रहा हूं, लेकिन जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, हमारे आगे आने वाले सेशंस में ये धीरे धीरे समय सीमा जो है कम होनी शुरू हो जाएगी। हम सीधे क्वेश्चन को टैकल करेंगे और आंसर्स लाएंगे। इनफैक्ट जीवी सर के साथ मेरी बात हो रही थी, अगर आप लोग चाहते हैं तो वेरी सून विल ट्राई टू कम अप विद लाइव सेशंस एज वेल, जिसमें आप अपने डाउट्स पॉलिटी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर टॉपिक हम उठा लेंगे और हम उसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है कंडक्ट कर देंगे। जैसा आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, उसी हिसाब से हम पूरी इस सीरीज को चलाने वाले हैं। Which of the following statements correctly describes the seventh schedule of Constitution of India? पहली चीज, it contains languages recognized in the Constitution. दूसरा, contains provisions regarding to administration of tribal areas. It lists distribution of powers between union and the states, and it deals with the salaries and emoluments of constitutional functionaries. Now, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है 8th शेड्यूल, पहली चीज। दूसरे की बात करूं तो इट इज 6th शेड्यूल, एंड 5th शेड्यूल की भी बात होती है, उसमें शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, ट्राइबल एरियाज हैं छठे शेड्यूल में। एंड उसके बाद ये जो मैं बात करूं, दिस इज द राइट आंसर, द आंसर इज सी। द आंसर इज सी, क्योंकि ये 7th शेड्यूल बात करता है। 7th शेड्यूल की लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 में स्टेट्स की लिस्ट है, और लिस्ट 3 इज पर्टेनिंग टू कंकरेंट लिस्ट। सारी लिस्ट की डिटेल में जाने वाले धीरे धीरे करके। मेरे माताश्री कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घरा, रुत आए फल होए। जब ऋतु आएगी तब फल जरूर आएगा, आप तब तक मेहनत करते रहिए। इट डील्स विद द सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स। नाउ दिस इज, अगर मैं बात करूं तो ये सेकेंड शेड्यूल, ये सेकेंड शेड्यूल है। आगे इसके ऊपर सवाल भी आने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से देखिए आप लेके चलेंगे, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होती जाएगी, तो ऐसे सवाल बने। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए आंसर सी है, बिल्कुल सही। तीनों की तीनों लिस्ट इसमें मेंशन की है। दिस इज अ वेरी प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन। ये आप मान के चलिए कि 12वीं क्लास की कक्षा के विद्यार्थी को भी बन जाएगा ये सवाल, लेकिन धीरे धीरे करके हम सवाल का देखिए स्तर भी बढ़ाने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहली चीज तो ये एक तो मैच द फॉलोइंग का सवाल है, लेकिन इसके साथ ही आपने ये जो वर्ड है इसको ध्यान से देखना है। अपने पेपर के अंदर भी इसको ऐसे एनसर्कल कर देना, कभी गलती से नजरें इसके ऊपर ना पड़ी तो सवाल गलत हो जाएगा। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। पहला जो है पेयर है लैंग्वेजेस, 8th शेड्यूल अभी हमने देखा। द फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन, 2nd शेड्यूल। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 4th शेड्यूल। प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ये एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं इसको, 10th शेड्यूल के अंदर दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक हिंदू एनालिसिस की वीडियो भी चढ़ाई है, बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ रिसेंटली न्यूज में था। इसमें स्पीकर का क्या रोल है और जुडिशियल रिव्यू में इसका जो स्पीकर की पावर्स हैं वो आती हैं या नहीं आती हैं, उन सारी चीजों की चर्चा की है। उसमें आपको मेरे चैनल के ऊपर डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस मिल सकता है। नाउ एलोकेशन ऑफ सीट्स, 4th शेड्यूल बिल्कुल सही है, 10th शेड्यूल बिल्कुल सही है, 8th शेड्यूल हमने देखा था। यहां पे गड़बड़ हो गई, यहां पे सवाल में गड़बड़ हो गई। द आंसर शुड बी बी, आंसर शुड बी बी। रीजन बीइंग ये जो ओथ्स हैं ये 2nd शेड्यूल में नहीं दी भैया, ये 3rd शेड्यूल में दी है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? याद करने का ये तरीका है कि पहले लगती है नौकरी, पहले नौकरी लगती है, तनख्वाह पता लगती है, वो होता है 2nd शेड्यूल। तीसरे शेड्यूल में ये पता चलता है कि जब आपको नौकरी लगने के बाद ऑफिस में बैठना होता है, बैठने से पहले आपको ओथ लेनी पड़ती है, तो वो ओथ लेनी जो पड़ती है वो दी गई है इन दी 3rd शेड्यूल। द आंसर इज 3rd शेड्यूल, आंसर इज ऑप्शन इज बी। तो मैं यहां अलग से आंसर लिख रहा हूं, आंसर इज बी। कोई भी डाउट्स हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सीधे तौर पे देखिए मेरे स्टूडेंट्स और मेरे अंदर जो फासला है वो कम्युनिकेशन गैप में कभी आने नहीं देता हूं। उनके कमेंट्स का, उनके डाउट्स का रिप्लाई साथ के साथ चलता रहता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इनफैक्ट आप मुझे YouTube पे एज सच मेरे नाम से भी सर्च करेंगे, मैं आपको अपने स्पेलिंग बता देता हूं। जनरली लोगों को नाम के स्पेलिंग के साथ दिक्कत हो जाती है। इट इज SANATDA, संजय दत्त वाला नहीं है, DA है, दत्त भारद्वाज। तो सनत दत्त भारद्वाज हूं, एंड मेरा पिछले 10 सालों से यूपीएससी एंड उसी से एफिलिएटेड एग्जामिनेशंस में अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करने का एक्सपीरियंस, तैयारी कराने का एक्सपीरियंस है। एंड मेरी यही कोशिश है कि जीवी सर के साथ, जीवी सर के इस चैनल के माध्यम से आप सब लोगों तक एसएससी
में जो सारे के सारे लोग आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पॉलिटी का सब्जेक्ट रोबस्ट तरीके से आप लोगों को उसमें मदद दे सके। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन। देखिए मैंने कहा था डिफिकल्टी लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ाएंगे, सारी की सारी चीजों को ऐसे होलिस्टिकली कवर करने वाला। द सेकंड शेड्यूल डज नॉट कंटेन, पहले तो ये कीवर्ड हाईलाइट कर लो, पहला कीवर्ड ये, दूसरा ये, सेकंड शेड्यूल की बात हो रही है। डज नॉट कंटेन द प्रोविजंस एज टू हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए सेकंड शेड्यूल में क्या चीजें हैं, सेकंड शेड्यूल में सैलरीज हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा ऑफिस है जिसकी सैलरी सेकंड शेड्यूल में नहीं दी गई है। ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, फिर उसके बाद कैग आ जाता है, फिर चेयरमैन यूपीएससी आ जाता है। नाउ वेरी प्लेन एंड सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए प्रेसिडेंट की सैलरी तो डेफिनेटली होने वाली है। यहीं अगर आप स्पीकर की बात करें तो स्पीकर का जो दर्जा रहता है वो इट इज समवॉट सिमिलर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस के सिमिलर इनका दर्जा रहता है। इसी की वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर इसी वजह से ये इशू उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की पावर टू डिस्क्वालीफाई उसके ऊपर सवालिया निशान उठा सकता है या नहीं उठा सकता। अगर आप उसकी तह तक उसकी तफ्तीश करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कैग, देखिए कैग की रिपोर्ट्स कितनी अहमियत रखती हैं, तो दैट मींस कैग के ऑफिस को भी अहमियत दी गई होगी। बचता है ऑप्शन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको सेकंड शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस में इंक्लूड किया जाए। तो आंसर इज इनफैक्ट आंसर इज डी। आंसर क्या है? डी। तो इसी तरीके से देखिए एक टेक्निक होती है जिसको मैं यूपीएससी में बोलता हूं एलिमिनेशन मेथड। बहुत सिंपल, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल मेथड है, तरीका है जिसको यूज किया जा सकता है फॉर सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस। तो उसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर इज डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। The philosophical postulates of Constitution of India are based upon philosophical postulates of Constitution of India. Now this is a technical term. Philosophical postulates सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोली गई है। Philosophical postulates basically talks about preamble. फिलोसफी क्या है भारत के संविधान की, भारत के संविधान के बेसिक फीचर्स क्या है, बेसिक टेनेट्स क्या है, कहां से आधारभूत निकाल कर आया है भारत के संविधान का, वो सवाल ये पूछ रहा है। फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स कहां से उठाए गए हैं? प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या ये नेहरू रिपोर्ट है 1928 की? क्या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है? क्या गांधी जी का आर्टिकल जो है जो कि इंडिपेंडेंस इन यंग इंडिया की बात करता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन था फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, देखिए इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे भी एलिमिनेट किया जा सकता है। डाउट अगर होता है तो इन दोनों के बीच में होता है। तो मैं आपको साफ तौर पे पहले ही बता चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या है। प्रियम्बल से रिलेटेड पहले तो हमें अगर ये पता है कि भारत के संविधान की फिलॉसफी प्रियम्बल के अंदर लिखी गई है, तो ये सवाल का जवाब जो है बहुत इजी हो जाता है। द आंसर इज बी। द आंसर इज इनफैक्ट बी, जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस डाले थे। भारत के संविधान के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका एक रेजोल्यूशन पास किया। वो हमारे संविधान का बेसिक नुक्ता क्या है, किन आधारभूत चीजों के ऊपर फाउंडेशन लेड डाउन हुई भारत के संवैधानिक धर्म की, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। और उसमें प्रियम्बल निकल के आया। चलिए प्रियम्बल के ऊपर एक और डिटेल क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज, पहली चीज, अब इसी क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बेसिक फीचर्स ऑफ प्रियम्बल जो है कवर हो जाते हैं। इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली ऑप्शन। अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इट नाइदर कन्फर्स एनी पावर्स नॉर इंपोजेस एनी ड्यूटीज नॉर कैन इट बी ऑफ एनी यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस। तो पार्ट तो है संविधान का लेकिन इसको कहीं यूज नहीं कर सकते आप, पहला। दूसरा, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको यूज कर सकते हो आप इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केसेस ऑफ एम्बिग्यूटी, जहां पे भी डाउट हो, जहां पे भी कंफ्यूजन हो, वहां पे आप प्रियम्बल को यूज कर सकते हो और इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट कॉन्फर्स पावर्स एंड इंपोजेस ड्यूटीज एज एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रियम्बल को अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं पे भी प्रियम्बल में ऐसा कोई भी शब्द नहीं यूज किया गया है जो कि ड्यूटीज इंपोज करने की बात करता हो या फिर कोई पावर कॉन्फर कर रहा हो,
या फिर किसी और प्रोविजन के हिसाब से चल रहा हो। सो बेसिकली पहली चीज तो साफ तौर पे एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, इट इज इन फैक्ट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर वन। दूसरा, इट डज नॉट इम्पोज एनी ड्यूटीज और कन्फर एनी पावर्स, किसी भी प्रकार की शक्ति, किसी भी प्रकार की आप कह लीजिए ड्यूटी जो है वो इम्पोज नहीं करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरा वकालत भी कर रखी है, तो मैं उसमें से भी आपको एक पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि भारत के संविधान में कभी भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, तो उसमें भारत के बेसिक स्ट्रक्चर को उठाया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, मैं केस का यहां नाम लिख रहा हूं, केशवानंद, ये नाम थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती। स्पेलिंग अलग हो सकते हैं अलग अलग जगहों पे, एसएससी अलग तरीके की स्पेलिंग यूज कर सकता है, वर्सेस स्टेट स्टेट ऑफ केरला। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के अंदर जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी जाती है। उस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर ही बोला जाता है कि आप पूरे के पूरे संविधान को अमेंड कर सकते हो, लेकिन एक हिस्सा है जिसको आप छेड़ नहीं सकते, और वो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, वो मूलभूत ढांचा जिसको आप नहीं छेड़ सकते हो, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। और इस बेसिक स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट, इसको समझने की अगर जरूरत पड़े तो बारी आती है प्रियम्बल की, तब प्रियम्बल की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। बी गलत हो जाता है, बी और सी ऑपोजिट है, तो या बी आंसर होता है या सी आंसर होता है। द आंसर इज सी, बिल्कुल सही। यहां पे लिखा हुआ है, यहां दिख नहीं रहा है, यहां लिखा हुआ आंसर इज सी। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है, इज इनकरेक्ट। ये भी ध्यान से आपने देखना है, जब भी ऐसा इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ आए, तो आपने जितना मैं गंदे तरीके से इसको रंग रहा हूं, उसी ही तरीके से आपने पेपर में भी रंग देना है। कारण क्या है कि कई बच्चों के सवाल इस वजह से गलत हो जाते हैं क्योंकि वो इनकरेक्ट शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो आपने एक चीज का खास ख्याल रखना। नाउ पहली चीज, इट फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस इन द असेंबली वाज जेबी कृपलानी, पहली चीज। नाउ दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, इस तरीके के सवाल बहुत फैक्चुअल होते हैं, बेसिक होते हैं, इसको ध्यान से फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस कौन था असेंबली को, वाज इट जेबी कृपलानी। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 थी। ड्राफ्टिंग कमेटी किसके चेयरमैनशिप के अंडर थी, ये तो सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अंडर थी। तो अम्बेडकर जी के अंडर जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। नाउ इनकरेक्ट पूछा है, दैट मींस ये तो करेक्ट है, तो जो जो करेक्ट होते जाएंगे उसको अलग से कर देना पड़ेगा। द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस द असेंबली वाज इन फैक्ट जेबी कृपलानी। देखिए ये फैक्ट अलग से आपने नोट कर लेना। आप देखिए जितने भी ये लेक्चर्स चलेंगे, एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, जितने भी मैं शब्द मेरे जुबान से निकल रहे हैं उनको आप मोतियों के तरीके से अपनी कॉपीज में उतार लें, तो आपके फैक्ट्स, आपके फिगर्स, आपके कॉन्सेप्ट्स वो धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपको तराश दिया जाएगा पॉलिटी के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इस सीरीज को तहे दिल से फॉलो करते रहिएगा। दूसरी चीज, इस वीडियो को अगर आपको अभी तक मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड एक बार प्लीज आज सबसे हम्बल अपील कि जैसे आप प्यार अपने जीवी सर को देते हैं, उतना उसका अंश मात्र भी अगर आप मुझे देंगे तो एक बार प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, एंड उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट जो यूपीएससी से रिलेटेड है वो मिल सकता है। नाउ हिंदू एनालिसिस की वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें। द आंसर अकॉर्डिंग टू मी फॉर दिस क्वेश्चन, अगले इस सवाल की बात करें अगर, तो इस सवाल का जवाब मेरे हिसाब से बनता है बी, क्योंकि मुझे पता है कि चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे, ही वाज नॉट वल्लभ भाई पटेल, ही वाज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इंक्लूडिंग यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं, उनकी और कुछ जिम्मेदारियों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ स्टेट्स कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्टेट्स कमिटी थी, स्टेट से रिलेटेड जो कानून बनना था, जो संविधान में प्रावधान ऐड होने थे, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक कमिटी बनाई गई, स्टेट्स कमिटी, उसका चेयरमैन कौन था, उसका आप कह लीजिए अध्यक्ष कौन था,
देख लेते हैं। द आंसर इज, जैसा कि मैंने पहले बोला था, जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, सरदार पटेल जी नहीं थे। लोग कंफ्यूज होते हैं सरदार पटेल जी को लेके जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। देखिए, जहां पे भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सब्सटैंटिव सब्सटैंटिव प्रोविजंस की चर्चा होगी, मैं अभी बताता हूं ये प्रोविजंस कौन सी हैं। सब्सटैंटिव प्रोविजंस की जहां पे भी चर्चा होगी, वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका योगदान रहेगा। वो चेयरमैनशिप में होंगे, वो अध्यक्षता में होंगे। रीजन भी, पहली चीज तो ये कि सब्सटैंटिव प्रोविजंस होती क्या है। संविधान के अंदर ऐसी प्रोविजंस जो कानून ले डाउन करें, जो ये बताएं कि एक्स वाई जेड चीज है क्या, जो क्या शब्द, या कह लीजिए क्या वाले सवाल जो हैं, क्या। आई नो मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो मैं हिंदी की जगह इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। तो वो जो व्हाट वाले क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज दिस, हाउ इज दिस, हु इज दिस, तो इस तरीके की चीजों के आंसर जो हैं वो सब्सटैंटिव प्रोविजंस होती हैं। इसी के अलावा प्रोसीजरल प्रोविजंस भी होती हैं, जिसमें प्रोसीजरल प्रोविजंस के अंदर हाउ, कि कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर का चयन कैसे होगा, स्पीकर का इलेक्शन कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कैसे होगी राज्यसभा में, वगैरह वगैरह। तो ये है प्रोसीजरल। तो जितने भी व्हाट और क्या वाले सब्सटैंटिव प्रोविजंस हैं, उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्टेट्स कमिटी, फॉर एग्जांपल यूनियंस कमिटी, जैसे पीछे हमने देखा था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यहाँ पे स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आ गई। तो ये सारी की सारी चीजों में जवाहरलाल नेहरू जी सबसे आगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस। अब प्रियम्बल के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस एक टर्म है। बहुत बार एसएससी जो है इससे रिलेटेड सवाल पूछ लेती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से आपने फॉलो करना है। इकोनॉमिक जस्टिस जो है भारत के प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, हिंदी में भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ समय हिंदी में भी पॉलिटी पढ़ाई है, इस वजह से कुछ शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहता हूं, ताकि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ी सहायता मिलती रहे। नाउ, द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रेजोल्यूशन फॉर। इस इकोनॉमिक जस्टिस से कहने का भावार्थ क्या है भारत के प्रियम्बल के अंदर? क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की जा रही है, इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इसकी बात हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, या चीफ जस्टिस टू द पुअर? देखिए, पहली चीज तो चीफ जस्टिस, ये चीफ शब्द जैसी चीजें तो संविधान में यूज हो ही नहीं सकती, उसके मायनों में भी यूज नहीं हो सकती। तो पुअर की अगर हम बात करें तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। डीपीएसपी के अंदर प्रावधान है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर प्रावधान है कि आप फ्री लीगल एड गरीब तबके को प्रोवाइड करें। दूसरी चीज, ये सोशल जस्टिस हो जाती है अगर आप इस चीज की बात करें। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, कहीं पे भी भारत के संविधान के अंदर रेवोल्यूशन, क्रांति लाने की बात कभी भी नहीं होगी। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। भारत का संविधान जो है, इट इज अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इस वजह से किसी भी प्रकार का सोशलिज्म, जो कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म जिसको आप कहते हैं, मार्क्सवाद जो है, वो हमारे संविधान में जगह नहीं लेगा। सोशलिज्म जरूर है, बट वो सोशलिज्म कार्ल मार्क्स वाला नहीं। तो इस वजह से सी ऑप्शन भी रूल आउट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इकोनॉमी, के सही तरीके से आप जस्टिस को एडमिनिस्टर करने में, फॉर एग्जांपल जुडिशरी की अगर हम बात करें तो वहां पे अगर आपने केसेस फाइल करने तो वो इकोनॉमिकली सस्ते दर पे हो जाए। दिस इज नॉट द केस, ये भी केस नहीं है। हाँ, जब भी आप देश के अंदर वेल्थ क्रिएशन करें, अभी इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020, 2020 का जो सर्वे है, उसमें आपको यह पता चलेगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी है, इकोनॉमिक जस्टिस। तो आंसर इज, अलग से लिख रहा हूं थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए, आंसर इज ए। आई होप आप सब लोगों को मेरा ये इनिशिएटिव, जीवी सर का ये इनिशिएटिव, हमारे इस चैनल का इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लाइक बटन, जब थोड़ा सा कष्ट आई नो होता है कि आप लाइक बटन तक जाते हैं और फिर माउस से क्लिक करते हैं, कभी टच करते हैं फोन से, तो अगर आप कर देंगे तो आप लोगों का भला होगा, माता रानी कृपा रखेगी। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें ट्रांसलेट होके दिखता नजर आएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। आंसर इज ए, मैंने बता दिया।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर। भारत का जो प्रियम्बल है, संविधान का प्रियम्बल जो है, व्हाट डज इट एम टू सिक्योर? क्या सिक्योर करना चाहता है? फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज टू ऑल सिटीजन्स, dignity of individual and unity and integrity of the nation, security of service to government servants। तो ऑब्वियस सी बात है, डी ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा, अगर ए ऑप्शन नहीं है तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचता कौन सा है? आंसर शुड बी सी। भारत के संविधान के जो प्रियम्बल है, उसकी प्रस्तावना है, उसका टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। टेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा जीवी सर से रिक्वेस्ट करके कि इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रियम्बल का टेक्स्ट ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप जैसे ही हमारी वीडियो को देखें तो आपको वो टेक्स्ट साथ के साथ दिखता नजर आए। हमारा वो जो प्रियम्बल का टेक्स्ट है दोस्तों, तो वो अगर आप याद कर लें तो बहुत बढ़िया होगा, आप लोगों की सेहत के लिए, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एंड इसी वजह से हमारी कोशिश होगी, हम डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे कि उसको इंक्लूड कर दें या किसी प्रकार से वो लिंक आपको दे दें। अदरवाइज अगर आप उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ते हैं, मेरी भी पूरी कोशिश होगी, मेरे अपने चैनल के ऊपर, न्याय अकेडमी के ऊपर, अगर आप उसको सर्च करते हैं, अभी हमने वो नेसेंट है, वो अभी छोटा है, बच्चा है, धीरे धीरे पकेगा और सब कुछ सीखेगा। तो उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें से एक सीरीज है जिसमें मैं पॉलिटी को एनसीईआरटी के रास्ते करवा रहा हूं। उसमें मैं सारे के सारे प्रावधानों की डिटेल में तह तक जाने वाला हूं, जिसमें एक बेसिक बिगिनर जो पॉलिटी शुरू करना चाहता है और एक ऐसा व्यक्ति जो यूपीएससी में अचीव करना चाहता है, वहां से लेके वहां तक सारी चीजें कवर करने वाला हूं। ये अपना पूरा जो 10 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं उन वीडियोस में डालूंगा। आप लोगों के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय। भारत के प्रियम्बल, भारत के संविधान के प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड कब इंसर्ट किए गए थे? क्या वो 15वीं अमेंडमेंट थी, 15th, 39th, 42nd एंड 44th? कौन सी अमेंडमेंट थी? जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। देखिए, हाँ, एक चीज और, अगर आप चैप्टर नंबर 3 जिसकी तह तक हम जाएंगे, आगे जाएंगे, हम इन सारी अमेंडमेंट्स के ऊपर खास सवाल भी करेंगे। तो अगर आप वहां जाते हैं तो आपको भारत के संविधान के वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, पर्टिकुलरली 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वहां पे मिल जाएंगे। नाउ ये बहुत ही फेमस कह लीजिए अमेंडमेंट है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली सेक्युलरिज्म जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है, भारत का जो सेक्युलरिज्म है, वो खतरे में है। लोगों को काफी कुछ लगता रहता है, सबकी बातें नहीं माननी चाहिए, बट यस, इसके ऊपर सवाल आना लाजमी हो जाता है। एसएससी जो है इसी तरीके से करंट अफेयर्स में निकलने वाले पॉलिटी से रिलेटेड इश्यूज को जरूर पूछ सकता है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। द आंसर शुड बी, द आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज सी। 42nd अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सारे शब्द ऐड किए गए थे। इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी दर्जा दिया जाता है। कारण क्या है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे प्रावधानों में संशोधन हुआ था, इतने सारे प्रोविजंस में अमेंडमेंट हुआ कि इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए खुद को टाइम भी करते रहिएगा, 15 सेकंड का समय दीजिएगा खुद को, उससे ज्यादा ना दीजिएगा। एंड हमारी कोशिश होगी कि मैं इस 15 सेकंड को जो है 10 सेकंड तक लेके आऊं। अगर आपने सवाल 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने शुरू कर दिए, आपसे बड़ा 30 मार्क हाँ एसएससी के एग्जाम में नहीं होने वाला। और इसी सोच के साथ तो हम चलें। जीवी सर की भी यही सोच है, हमारी भी यही सोच है, सनत सर की भी यही सोच है। तो सनत सर मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन, कमिंग टू द क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as framed by the Constituent Assembly was finally adopted and enacted on। किस दिन अडॉप्ट हुआ और enact हुआ? 15 अगस्त को हुआ, 30 जनवरी 1948 को हुआ, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? अ वेरी सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, ये लेवल 1 सवाल है, बच्चों के लेवल का सवाल हो गया आज की डेट में, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। 26 नवंबर 1949 को, 1949 को ये अडॉप्ट और एनैक्ट होता है। लेकिन कमेंस कब होता है? कमेंस होता है 26 जनवरी 1950 को। तो ये डिफरेंस है। कभी भी अडॉप्शन और एनैक्टमेंट की बात आए
तो वो 26 नवंबर 1949 है, जिस समय जैसे ही जो भारत का संविधान है वो लिखा जा चुका होता है, उसी के साथ ही कुछ प्रोविजंस हैं जो है अडॉप्ट कर दी जाती हैं और एनैक्ट हो जाती हैं, वो साथ के साथ शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा संविधान का ढांचा है, संवैधानिक ढांचा है, वो 26 जनवरी 1950 को शुरू होता है, कमेंस उस समय होता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है लेवल 3 का सवाल। ये लेवल 3 का सवाल है, एसएससी इस तरीके का सवाल अगर पूछती है तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। Which of the following provisions of the Constitution of India was or were given immediate effect 1949 में, 26 नवंबर 1949 में इनमें से कौन सी प्रोविजंस थी जो साथ के साथ कमेंस होगी, साथ के साथ इमीडिएट इफेक्ट के साथ? आपके स्टेटमेंट ऑप्शंस हैं, 1 सिटीजनशिप, दूसरा इमरजेंसी प्रोविजंस, तीसरा इलेक्शन, चौथा फेडरल सिस्टम। देखिए, इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। इसमें अगर आप इंटेलिजेंट गेस लगाना जाएं, आपको पहली चीज तो ये कि इस तरीके का कंटेंट और कहीं पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से हम पूरा का पूरा कंसाइज फॉर्म में आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष जो पूरी की पूरी चीजें पॉलिटी से रिलेटेड एक एक टॉपिक करवाने वाले हैं, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसी सपोर्ट को इसी पूरे इनिशिएटिव को आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए। इट इज लाइक ब्रीदिंग, आप लोग हमारी पूरी जान है, आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कौन सी थी जो सीधे 26 नवंबर से ही चालू हो गई थी? नाउ, ऐसी कोई ना कोई मुसीबत तो आन पड़ी होगी जिसकी वजह से 26 नवंबर को ही, बाकी सारा संविधान 26 जनवरी को लागू हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो 26 नवंबर को लागू करने की जरूरत आन पड़ गई होगी, मतलब कुछ खास चीजें होंगी। अब वो खास चीजें क्या हैं, यही हमने डिसाइड करना है। पहली चीज सिटीजनशिप, और दूसरी चीज इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शंस, फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम एक ऐसा ऑप्शन है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसको रूल आउट कर देते हैं। तो पहली चीज तो ये सी ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद आप देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस, अभी तो देश आजाद हुआ है, अभी से क्या इमरजेंसी प्रोविजंस लगानी? तो अगर आप सेकंड ऑप्शन भी रूल आउट कर देते हैं तो ये ऑप्शन भी चला जाता है। अब बारी आती है सिटीजनशिप की और इलेक्शंस की। तो ये दोनों की दोनों प्रोविजंस जो है 26 नवंबर को ही लागू होनी शुरू हो गई थी। देयरफॉर द आंसर इज डी, 1 एंड 3। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो यहां पे जाके फैक्चुअल हो जाता है। उससे पहले अगर आप देखें तो हमने दो ऑप्शंस रूल आउट कर दिए, तो 50-50 हमारी जो है लाइफ लाइन जो लग सकती है इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, he was elected as the provisional president of constituent assembly, पहली चीज। दूसरा, एच सी मुखर्जी, he was elected as vice president of constituent assembly। तो देखिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर कुछ सवाल बनते हैं, उन सवालों में से मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरीके के सवाल मान के चलिए ये लेवल 3 से लेवल 5 के सवाल हैं। ये सवाल दिस इज नॉट वेरी इजी, इसको ध्यान से हमने फॉलो करना है। इनफैक्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर ये वीडियो सीरीज को फॉलो करते हैं, आपको किसी और चैनल की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम माय चैनल। मेरे चैनल को जरूर देखिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जीवी सर के चैनल के अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सारी चीजें यहीं पे ही अवेलेबल करवाने वाले हैं। एंड इनफैक्ट इसके अलावा आपको कोई किताब भी उठाने की जरूरत ना पड़े, उसी तरफ हमारा पूरा का पूरा एफर्ट लग रहा है। चलिए इसका जवाब देखते हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से सही है। द आंसर इज सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस वजह से आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसको नोट करते रहिएगा। चैप्टर वाइज जो जो हम वीडियो सीरीज आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, जो भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, चैप्टर वाइज उसमें से आप नोट्स बना लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं चैप्टर बोलूं तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारा पार्ट 1 वीडियो है, मेकिंग एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पहला चैप्टर मानते हुए इसके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिएगा, जो भी फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन यहां पे आपको दी जा रही है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। द मेंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर। नाउ कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे? बनी कैसे? पहले, द मेंबर्स दे वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या वो सीधे तौर पे डायरेक्टली इलेक्शन से आए थे, या फिर उसको गवर्नर जनरल ने नॉमिनेट किया था, या फिर वर दे इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स?
या फिर दे वर नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। चलिए, पहली चीज तो ये, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट नहीं किया था, ये तो साफ सबको पता है। दूसरा, गवर्नर जनरल तो देश छोड़ के जाने वाला था, तो वो क्यों नॉमिनेट करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर तो वो अथॉरिटी नहीं आनी चाहिए, फिर वो कहां से सेल्फ रूल हो जाएगा, फिर कहां से वो होम रूल हो जाएगा, फिर कहां से वो आप कह लीजिए स्वराज हो जाएगा। तो स्वराज में तो गवर्नर जनरल की नॉमिनेशन होनी नहीं चाहिए, राइट ना? मुझे कभी कभी तंग करते हैं ना। अब ऑप्शंस में जहां डाउट आता है बहुत सारे लोगों को, वो आता है इन दोनों ऑप्शंस में। मैं आपको साफ तरीके से बताऊं तो बहुत सारे लोग आंसर ए टिक कर देते हैं। ए आंसर सही नहीं है, मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूं। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। कारण क्या था? इतनी वास्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, वास्ट पॉपुलेशन को आप जो है सीधे तौर पे उनसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते थे। इट वाज वेरी टाइमली प्रोसेस, बहुत समय सीमा के अंदर हमें संविधान जो है बनाकर रखना था। इस वजह से ये बात निकल कर आई कि जो ऑलरेडी लेजिस्लेचर्स में से निकलकर लोग आए हैं, ऑलरेडी इलेक्टेड पीपल बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, और ऐसे व्यक्ति जो नॉमिनेट किए गए बाय प्रिंसली स्टेट्स, उनको यूज करके आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। द आंसर इज सी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। ये अगर मैं आपको बताऊं तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए लेवल 1 सवाल है एसएससी का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बिना देखिए, हाथ आगे रख रहा हूं, बिना देखे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्लेन एंड सिंपल आंसर है, फटाफट से, 1 सेकंड का समय नहीं लगना चाहिए। दिस इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपको इसी तरीके से याद कर लेना है, याद कर लेना है। जवाहरलाल नेहरू नहीं है, बी आर अंबेडकर जी नहीं है, सॉरी, नॉट मौलाना अबुल कलाम आजाद, थोड़ी गड़बड़ होगी। द आंसर इज सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। थोड़ा गलती हो गया, हाथ आगे रख लिया तो गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। द आंसर इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसमें अब आप देखिए, हाथ अगर आगे रख के देखते हैं, कई बार हो जाता है, टंग ऑफ स्लिप हो जाता है। नाउ द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए सारा का सारा कानून डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की अगर मैं बात करूं तो ही वॉज अ बैरिस्टर, ही वॉज अ बैरिस्टर इन हिमसेल्फ। कई बार जैसी गड़बड़ मेरे से होती है, उसी तरीके की गड़बड़ एग्जाम्स में हो जाती है। तो इस वजह से कभी भी, जैसा ये मैंने आपको इशारा किया, इस तरीके का इशारा आपने कभी भी करके पेपर में सॉल्व नहीं करना। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मुझे पता है, देखिए ये मैंने जानबूझ के किया था, तो इसका ख्याल रखिएगा। ही वॉज अ बैरिस्टर एंड लंदन से कह लीजिए बाहर से पढ़ाई करके आए, यूएस में भी गए, उसमें वहां पे भी बहुत सारी चीजें सीखी। उन्होंने ये देखा कि अलग अलग देशों में कानून, लॉ किस तरीके से जो है लागू हो रखा है, एंड इसी वजह से जो भी लीगल प्रोविजंस हैं भारत के संविधान के अंदर, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसको संविधान धर्म बोलते हैं हिंदी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भारत का ये बताता है कि रूल ऑफ लॉ होगा, ये बताता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी, जो कि मोंटेस्की ने दिया है। मोंटेस्की पुराने समय की बात है, पुराने समय का एक थिंकर है। एंड ये सारी की सारी जो सोच विचार है भारत के संविधान के अंदर किसने डाले? इट इज जिनकी चर्चा, जिनकी पूजा इसी वजह से होती है, बिकॉज he has given a lot of things to for a lot of people, he has done a lot of things for a lot of people। तो उनकी वजह, इसी वजह से उनकी पूजा भी की जाती है, इसी वजह से, क्योंकि संविधान में देखिए, भारत का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो पूरे वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए। मैंने तो इनफैक्ट इसके ऊपर, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बुक, एक किताब जो है बहुत गहराई से देखी है। भारत के संविधान के ऊपर जितनी मोटी मैंने आपको ये लक्ष्मीकांत की किताब दिखाई है, इससे मोटी किताब मैंने पूरी दुनिया के संविधानों के ऊपर पढ़ी है। एंड मुझे ये समझ आती है चीज कि भारत का जो संविधान है, उसको अगर आप सारे के सारी दुनिया के संविधानों को उठा लें, उसको मिक्सी में डालें, उसको चर्न करें, मिक्सी चला दें और उसको छान दें, वो है भारत का संविधान। और ये सारी की सारी मेहनत जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की है। और भारत से स्पेसिफिक उस सारे के सारे कानून को भारत के स्पेसिफिक जो है लागू करने के लिए जितनी भी मेहनत की, इट वाज डॉक्टर बी आर अंबेडकर, नॉट अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है, ही वाज द एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर। ठीक है जी। ये जानबूझ के थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के, थोड़ा सा, आई नो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, मुझे आदत है बोलने की, टीचर्स की आदत होती है, तो थोड़ा सा लाइट मोड करने के लिए कई बार ऐसी चीजें, ऐसी गेम खेल लेता हूं लेक्चर्स के बीच में। अगर आपको नहीं पसंद आई तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा,
कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आगे से नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, अब यहाँ पे ये बारी आ जाती है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर सीरीज चलाई हुई है, जिसमें 3 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर, न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। न्याय अकेडमी ऑफ विजडम के ऊपर आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्च करेंगे, एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट से बाहर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की बात कर लीजिए, उसमें मैंने जितने भी सोर्सेज फॉलो हो सकते हैं, जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, उस सारे के सारी चीजों को आप लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया ऐसा कोर्स, उसमें मैं ऐसे लेक्चर्स तैयार कर रहा हूं कि उससे बाहर आपको कोई किताब, कोई वेबसाइट, किसी भी प्रकार की चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट वो चीज आपको कहीं और वैसे नहीं मिल पाएगी। एनसीईआरटी हो, एनआईओएस मटेरियल हो, इग्नू मटेरियल हो, वेबसाइट्स हो, लक्ष्मीकांत हो, डीडी बासु हो एंड सुभाष सी कश्यप हो, कितनी भी किताबों के नाम ले लीजिए, जेएन पांडे हो फॉर एग्जांपल, नरेंद्र कुमार हो फॉर एग्जांपल, कितनी भी संविधान के ऊपर कितनी भी किताबें उठा लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर कितनी किताबें उठा लीजिए, आपको आपके एग्जाम्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इस वीडियो सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं, जो मेरे चैनल के ऊपर अलग से आपको मिल जाएगी, जिस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जीवी सर ने डाल दिया है, तो उसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जीवी सर ये जानते हैं कि मेरे आने से आप लोगों को इतनी मदद मिल सकती है, उनका पूरा योगदान जो है, उन्होंने पूरा एफर्ट लगा के रखा हुआ है कि आप लोगों को एसएससी के लिए इतनी मदद मिल जाए, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाए। ये लॉकडाउन का, ये जो कोविड-19 का लोगों को नुकसान हो रहा है, आप लोगों को इस समय में फायदा हो सके, तो इसी तरफ हमारी पूरी कोशिशें जारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, इसी से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं, लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, भारत के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको फाउंडेशन उसकी लेट डाउन किस एक्ट ने की, जल्दी से जल्दी इसका आंसर देख लेते हैं। द आंसर टू इट इज रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट इसने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को, कंपनी कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को इन लाइन किया, उसको रेगुलेट करने की बात की। इनफैक्ट इसी एक्ट के तहत जो है एक बात बोली गई कि हर 20 साल के बाद, आफ्टर एवरी 20 इयर्स, कंपनी की जो भी मोनोपोली है, मोनोपोली की जो पॉलिसी है, जो सरकार ने कंपनी को काम करने के लिए छूट दी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही काम करोगे और इंडिया के ईस्ट में और कोई कंपनी को मैं नहीं भेजूंगी, उस मोनोपोली को हर 20 साल के अंदर रिन्यू करने का जो प्रावधान है इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। तो इसी वजह से इसके बाद चार्टर एक्ट्स आते हैं 1793 में, 1813 के अंदर 20-20 साल का फर्क है। देखिए 1833 के अंदर, जिसका नाम सबको पता है, 1853 का नाम कम लोगों ने सुना होता है। यहां पे देखिए, यहां पे जाके 1853 में आपको एक खास बात बताता हूं, 1853 के चार्टर एक्ट में जाके बोल दिया कि अब कंपनी की जो मोनोपोली है वो इनडेफिनेट पीरियड तक हम एक्सटेंड करते हैं, इनडेफिनेट पीरियड। तो दिक्कत क्या होती है कि 5 साल के बाद ही 1857 की रिवोल्ट होती है और 1858 के अंदर कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, निकल के आता है क्राउन रूल। तो ये किस्मत की मारी है कंपनी कि जहां 20-20 साल चलता रहा ठीक था, जहां पे ही इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड किया 5 साल के अंदर, ऐसे उड़न छू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड, भारत के संविधान के कौन से हिस्से के अंदर, विच पार्ट के अंदर सिटीजनशिप इंक्लूडेड है। देखिए पार्ट 3 की पहले ही बता देता हूं, इट इज फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 का पहले तौर पे ही बता देता हूं, इट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और यहां पे जो प्रोविजन नहीं है उसका भी मैं बता देता हूं, पार्ट 4A का, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 1 के अंदर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, टेरिटोरीज, ठीक है जी। तो बचता क्या है, बचता एक ही है, आंसर इज बी, पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर। तो यही अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब उठाते हैं तो इन्हीं पार्ट्स के नजरिए से ही पूरी लक्ष्मीकांत का जो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं, जो इंडेक्स पेज है, वो पूरा डिजाइन हुआ हुआ है। तो अगर आप वो भी देख लेते हैं तो उससे भी काम आसान हो जाएगा। बट आपको ऐसे ध्यान रखना है कि शुरुआत में आप पहले ये देखते हैं कि यूनियन और उसकी टेरिटरीज कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 1 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, कहता है इंडिया
दैट इज भारत, दोनों नाम दिए हुए हैं। शैल बी, विल बी नहीं, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये चीज दर्शाई गई है पहले ही आर्टिकल के अंदर। तो इसमें भी डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे करके, पूरा जो है बाल की खाल, मेरी आदत है ये शब्द बोलता हूं, बाल की खाल हम पूरी निकालने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल के अंदर किसी भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, या अदरवाइज आप मेरे चैनल पे जाके जो है कुछ वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स जो है छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारे ही चैनल का फेसबुक पेज भी है, विद द नेम न्याय अकेडमी, न्याय अकेडमी ऑफ विजडम, जहां पे हम यूपीएससी और लीगल सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। आप लोग उसे भी लाइक कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। विच वन among the following has the power to regulate the right of citizenship in India? भारत के अंदर सिटीजनशिप का अधिकार, उसको रेगुलेट करने का जो हक है, वो किसके ऊपर कॉन्फर किया गया है? क्या यूनियन कैबिनेट है, क्या पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, या लॉ कमीशन है? अब पहले तो 50-50 लाइफलाइन लगा देते हैं। लॉ कमीशन तो हो नहीं सकता, लॉ कमीशन के ऊपर ये पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सिर्फ उस बिना पे। तो अब ऑप्शन बचते हैं यूनियन कैबिनेट और पार्लियामेंट। देखिए यूनियन कैबिनेट एक बहुत छोटी सी एंटिटी है, इट इज नॉट इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो ऑप्शन में दिया है। इसमें अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता तो जरूर आंसर बन सकता था, थोड़ा हो सकता था, कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन यूनियन कैबिनेट तो कतई नहीं हो सकता। ये तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, संविधान के हिसाब से ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, संविधान के अंदर उसका मेंशन है। कैबिनेट जो है एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए आंसर जो है, इसको याद रखिएगा, कभी भी किसी चीज का भी अधिकार हो, उसकी बात हो, चर्चा हो, तो संविधान में ज्यादातर शक्तियां जो है पार्लियामेंट के ऊपर दी गई। तो कानून बनाने का एंड पर्टिकुलरली सिटीजनशिप जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को टैकल करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। देखिए मैं हर सवाल के अंदर क्यों, क्यों, वाई, काय को, इसके जवाब को जरूर डिस्कस करूंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 by which of the following ways can a person become a citizen of India? 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है, अभी ये सिटीजनशिप एक्ट सीएए एनआरसी जो है वो न्यूज में था, सीएए और एनआरसी, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। इस सवाल को आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एसएससी में, थोड़ा ख्याल रखिएगा इस चीज का। बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, बाय रजिस्ट्रेशन है, नेशनलाइजेशन है, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनमें से कौन कौन सी चीजें जो हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर एक व्यक्ति जो है सिटीजन अगर भारत का बनना चाहता है तो वो प्रावधान दिए गए हैं? चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग भी इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और मैं आपको इसका जवाब जो है देता हूं आगे। देखिए पहली चीज तो ये, बाय बर्थ सबको पता है, आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। बाय डिसेंट जहां पे भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, बिकॉज दे वर डिसेंडेंट ऑफ इंडियंस, उनके कोई भी माता पिता, माता या पिता, कोई भी व्यक्ति जो है उनमें से किसी भी पेरेंट में से एक पेरेंट जो है वो भारत का सिटीजन है, या कह लीजिए दूसरा पेरेंट जो है वो एनिमी एलियन नहीं है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान ऐसे देशों से नहीं आ रहा है। या फिर रजिस्ट्रेशन से हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति बाहर पैदा होता है, मान लीजिए फॉरेन कॉन्सुलेट में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है, आईएफएस ऑफिसर लगा हुआ है, फॉरेन सर्विसेज में इंक्लूडेड है, एसएससी के थ्रू भी आईएफएस के अंडर बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। बहुत लोगों का सपना होता है कि वहां पे जाके एज अ पीआरओ वगैरह ऐसा काम करें। तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है कि आप रजिस्टर करते हैं अपने बर्थ को, एंड उसमें भी टाइम लिमिट दी गई है, संविधान के अंदर नहीं। संविधान में कानून ये बोला हुआ है कि पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट ने 1955 में कानून बनाया जिसमें करीब करीब 5 से 6 बार संशोधन हुआ। 2019 का संशोधन आखिरी वाला है। एक चीज है जो नहीं है उसमें इंक्लूडेड, दैट इज फोर्थ, बाय नेशनलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन तो है, इसमें कंफ्यूजन जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा सवाल वो तो सही कर देंगे, लेकिन अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आंसर कर देगा ए मार्क, जबकि ये हो जाएगा गलत। आंसर क्या है? आंसर इज सी,
क्योंकि यहां नेशनलाइजेशन लिखा है लेकिन नेचुरलाइजेशन है। तो पहला ऑप्शन है बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर भारत जो है वो किसी दूसरी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपने अपने देश के अंदर, फॉर एग्जांपल गोवा, फॉर एग्जांपल सिक्किम, तो वहां के जो नुमाइंदे हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उनको भारत की संवैधानिकता सॉरी जो है आपकी सिटीजनशिप जो है राष्ट्रीयता, वो देने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को है थ्रू दिस लॉ। तो एक हो गया बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। नेशनलाइजेशन यहां लिखा है, ये गलत हो गया। तो जहां जहां 4 है पहले तो वो ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये रूल आउट हो गया, बचता बी और सी है, तो आंसर शुड बी सी। आंसर इज सी। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955, by which of the following ways can a person lose the citizenship of India? अब सिटीजनशिप लूज कैसे कर सकता है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एक ऑप्शन को रूल आउट करने में मैं भी आपकी मदद करने वाला हूं। फटाफट से आप सवाल पढ़ लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए कभी भी आपको सवाल का जवाब ढूंढना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सवाल को, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद मैं जो है आप लोगों को मदद करके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में जो है एक्सप्लेनेशन देने की शुरुआत कर दूंगा। ठीक है जी, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर आप जो है अपने आंसर्स दे सकते हैं। आंसर्स नोट करते रहिए, नोट करिए, अपने स्कोर कैलकुलेट कीजिए। आप सबसे एक गुजारिश रहेगी, इस वीडियो के अंत में जाके कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आपके कितने सवाल सही हुए, कितने क्वेश्चंस सही हुए, उसमें अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिएगा। मार्क्स कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताइएगा। पार्टिसिपेट करते रहिएगा ताकि पता चलता रहे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहां तक पहुंची है। नाउ सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है कितने प्रकार के तरीकों से एक व्यक्ति जो है सिटीजनशिप लूज कर सकता है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। पहली चीज रिनंसिएशन है, दूसरी चीज टर्मिनेशन भी है, तीसरी चीज डेप्रीवेशन भी है। पहली चीज ये रिनंसिएशन, जब व्यक्ति खुद अपने तरीके से अपने अपनी मर्जी से रनाउंस करता है कि नहीं मैं भारत का सिटीजन नहीं हूं। दूसरा, उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाती है बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ ऑफ द लैंड, या फिर उसको किसी कारणवश, किसी प्रावधान की वजह से जो है डिप्राइव कर दिया जाता है ऑफ इट्स सिटीजनशिप। तो ये तीनों के तीनों तरीकों से 1, 2 एंड 3, द आंसर इज डी। आप भारत की सिटीजनशिप जो है, नागरिकता को लूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। आंसर पहले दिख गया, कोई बात नहीं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पासेस द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 टू क्रिएट, क्या क्रिएट किया गया, कितने स्टेट्स क्रिएट किए गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्चुअल सवाल है, फैक्चुअल सवाल है, आपको ये ठीक करना ही करना है। तो उस समय के अंदर जो 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उस समय 14 स्टेट्स और 6 यूटीज डिक्लेयर हुई थी। देखिए ये फैक्चुअल सवाल है, इसमें कॉन्सेप्ट्स कुछ नहीं है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। इसको याद रखेंगे तो फायदा रहेगा। इसको अपनी नोटबुक्स में, नोट्स में नोट करते हुए चलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द आंसर इज सी, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। देखिए 9 तो हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता पहली चीज, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता कि सिर्फ 3 यूटीज क्रिएट की गई हो। तो इस वजह से 2 में डाउट हो सकता है, 14, 15 और 5, 6, इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है। तो इसी वजह से आपको, मैं फैक्चुअल चीज है, फैक्चुअल में देखिए इसमें कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज ऑल्टर्ड बाय, कौन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, किसके पास अथॉरिटी है। ऑप्शन इज यूनियन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी इन ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, पहला ऑप्शन है यूनियन पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से ऑर्डिनरी प्रोसेस के जरिए, फिर उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, फिर 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है और लेजिस्लेचर्स ऑफ कंसर्न स्टेट की जो है सहमति की जरूरत है, फिर ऑप्शन आता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत है सिर्फ विद कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट्स। देखिए ऐसा तो कहीं पे भी कोई प्रोसेस है ही नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करे, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से सलाह ले या उनकी कंसेंट ले, उनकी मर्जी पूछे। तो पहली चीज तो डी ऑप्शन पहले ही रूल आउट हो जाता है। दूसरा, ये भी रूल आउट हो जाता है, दिस इज स्पेशल मेजॉरिटी हो जाती है, स्पेशल मेजॉरिटी का केस हो जाता है जिसमें आप लेजिस्लेचर से, कंसर्न लेजिस्लेचर से जो है आप उनसे सवाल पूछना शुरू कर दें। नाउ बचता कौन सा है, ए और बी। अगर आपने
आर्टिकल 4 के बारे में जानकारी रखी हो, आर्टिकल 4 के बारे में जानकारी है, तो आप फटाफट से आंसर मार्क कर देंगे। द आंसर इज ए, जिसमें साफ तौर पे बोला है, चौथे आर्टिकल में भारत के संविधान में साफ तौर पे बोला गया है कि भैया आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर, पर्टिकुलरली आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई भी संशोधन है या उससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का स्टेट जो है क्रिएट करना है, या एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट बनाने, या एक स्टेट में से यूटी अलग करनी है, या एक स्टेट में यूटी मिलानी है, या एक स्टेट में से एक पोर्शन निकाल देना है, या एक स्टेट में कुछ पोर्शन ऐड कर देना है, या कुछ स्टेटों में से पोर्शंस ले लेके एक नया स्टेट क्रिएट कर देना है, किसी भी प्रकार से आपने कोई भी प्रकार के स्टेट के साथ रीऑर्गेनाइजेशन की गेम खेलनी है, तो चौथे आर्टिकल में बोला है कि भैया पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी। अब इस पे एक क्लैरिफिकेशन है कि यदि पार्लियामेंट दूसरे आर्टिकल, तीसरे आर्टिकल के तहत ऐसी स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करता है, तो भैया सिंपल मेजॉरिटी के साथ साफ तौर पे आसानी से सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के तहत आराम से इत्मीनान से जो है वो कानून पास कर सकता है। तो आंसर इज ए। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी हो गया आजकल, तो इसीलिए मैंने क्रोनोलॉजी से रिलेटेड सवाल जो है डाल दिया है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, दिस इज पर्टिकुलरली डिजाइंड फॉर एसएससी। एसएससी में पूछे जाने वाले सवालों से रिलेटेड है, एंड इसी में हम बहुत डिटेल में, तह में जाने वाले हैं, बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर जीवी सर का ये जो चैनल है इसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसी तरीके से अगर आप उतना ही प्यार मेरे चैनल को भी देंगे, सब्सक्राइब करने में देखिए अभी कुछ नहीं जाता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पर्टिकुलरली यूपीएससी के रिलेटेड जो है वो लाने वाला हूं, तो आप अपना प्यार जो है थोड़ा सा मुझ पे भी निशावर करेंगे, तो मैं भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करने वाला हूं। एंड सर और मैं हमेशा साथ रहेंगे। देखिए सर के साथ मेरे पर्सनल ताल्लुकात रहे हैं, कॉलेज लेवल से मैं सर के साथ रहा हूँ, सर से थोड़ा सीनियर हूँ, थोड़ा उम्र में भी आपको शक्ल में भी पता लगता होगा, थोड़ा बुजुर्ग हूँ सर से, तो हमारा ताल्लुकात, हमारे रिलेशंस बहुत पुराने हैं सर के साथ। What is the correct chronological order in which the following states of the Indian Union were created or granted full statehood? इसमें क्रोनोलॉजी आपने बतानी है कि सबसे पहले कौन सा बना, सबसे बाद में कौन सा बना। जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसको फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं एंड फिर इसको समझते हैं कैसे होगा। तो ये हरियाणा का सबको पता है, देशा में देश हरियाणा, जहां जत दूध दही का खाना। तो 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा बन के सामने आता है। लेकिन एक स्टेट का तो पता चल जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेट्स व्हिच वाज क्रिएटेड। चलिए इसकी क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें, तो व्हिच वाज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले कौन सा बना, फर्स्ट, फिर सेकंड कौन सा बना, थर्ड कौन सा बना, फोर्थ कौन सा बना, ये पूछा गया। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। ये आंसर इज सी, 1, 3, 2, 4। मैंने क्या बोला था, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना है, जिसमें पोट्टी श्री रामलू, पोट्टी श्री रामलू जी की जो कह लीजिए उनका जो कोशिशें हैं, उनके उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो क्रांति थी, जिसकी वजह से स्टेटहुड जो साउथ इंडियन स्टेट्स को मिला है, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी को तोड़कर 4 हिस्सों में बांटा गया, द फर्स्ट स्टेट बीइंग आंध्र प्रदेश। इस क्रोनोलॉजी की अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश के बाद बनता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है गुजरात से अलग होके, गुजरात रीजन से अलग होके, बहुत सारे पोर्शंस को अलग करके जो मराठी स्पीकिंग लैंड है उसको स्टेटहुड दिया जाता है। फिर बारी आती है नागालैंड की। नागालैंड में क्योंकि नागाज का क्राइसिस चल रहा था, इस वजह से जल्दी उसको टैकल करना बहुत जरूरी था, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट जो है कट के अलग होने के कगार पे था। एंड लास्टली जो लेटेस्ट ऐड हुआ, दैट इज हरियाणा। हरियाणा में 1 नवंबर 1966 इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेट, एंड उसी डेट को अगर मैं बात करूं, जिस लोकेलिटी से, जिस शहर से मैं बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ से मैं बोल रहा हूँ, तो हमारा बर्थ भी, जो हमारे इस सिटी का बर्थ भी 1 नवंबर 1966 को होता है। इसको हरियाणा दिवस के नाम से भी हम सेलिब्रेट भी करते हैं। तो दिस इज द क्रोनोलॉजी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, फिर महाराष्ट्र आया, फिर नागालैंड, एंड आखिरी में हरियाणा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। Who among the following was the head of Linguistic Provinces Commission? Linguistic Provinces Commission appointed in 1948। 1948 के अंदर जो Linguistic Provinces Commission बनाया गया था, to inquire into desirability of linguistic provinces। Now, अगर मैं आपको बताऊं, तो इनमें से
ये तीन जो ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शंस जो हैं, ये तीनों के तीनों लिंग्विस्टिक कमीशन से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे तीनों जवाहरलाल नेहरू जी, जिसमें जेवीपी कमिटी थी, एंड उसके बाद जस्टिस एस के धर कमीशन था, उसके बाद फजल अली का कमीशन था। ये तीनों के तीनों कमीशन थे। अब एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, इन तीनों कमीशन के बाद जो बात निकल के आई थी, वो एक थी, वो ये थी कि भैया आप जो है, यू कैन हैव यू कैन हैव स्टेट्स और उनका रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे आप एक स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किंतु बट बट it all of these committees it rejected one state one language। हर एक स्टेट की एक लैंग्वेज हो, या हर एक लैंग्वेज के लिए एक अलग स्टेट क्रिएट किया जाए, ये फॉर्मूला जो है ये रिजेक्ट कर दिया था हर किसी व्यक्ति ने, हर किसी कमीशन ने। चलिए 1948 का जो कमीशन है, इट इज एस के धर, जस्टिस एस के धर कमीशन। इन्होंने भी इस चीज को डिनाई किया था, इनफैक्ट सभी कमीशंस ने डिनाई किया था। इन्होंने मना किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज मत कीजिए, इसकी डिजायरेबिलिटी नहीं है, इट विल नॉट बी, इट डजंट लुक नाइस। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स was not included in a unity of trinity। यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी जो कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कॉन्सेप्ट रखा था इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए ये बहुत तह में जाके, बिल्कुल डेप्थ में जाके, ऐसे कुएं की गहराई से निकाल के मैं ये सवाल लेके आया हूं आप लोगों के लिए। एसएससी जो है इस तरीके के सवाल तब पूछती है जब उसने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता है। लेवल 5 तक का ये सवाल है। रीजन भी क्यों ये ऐसा पूछेगी, देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं एसएससी का पेपर अब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। कारण क्या है कि इतना ज्यादा कोविड 19 के चलते जो पूरा माहौल बढ़ गया है देश के अंदर, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी छोड़ के, वो प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के, जहां पे सरकारी नौकरी जो है वो आपको बेहतर तनख्वाह देती है, बेहतर पोजीशन देती है, एंड आप में सैलरी नहीं कट होती, तो वो प्राइवेट सेक्टर का जो व्यक्ति है वो भी एसएससी की तैयारी करने के लिए जूझ रहा है, मेहनत कर रहा है। हमारे इस चैनल से, जीवी सर के इस चैनल से वो बहुत मदद ले सकता है। उनकी तैयारी में ऐसे 4 चांद लग जाएंगे कि कहने की हद नहीं। तो उसी के अंदर मैं जो आया हूँ, सनत दत्त भारद्वाज मेरा नाम है। मैं अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको भी एक बार देखिएगा। ये जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज समथिंग, अगर हमारा एसएससी जो है, अगर कमीशन डिसाइड करता है कि हमें पेपर का लेवल थोड़ा सा नहीं, अच्छे लेवल का कर देना है या डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देना है, तो इस तरीके के सवाल सामने आने वाले हैं। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड। आंसर इज बी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी लिबर्टे, इकालते, फ्रेटर्निटी। तो ये फ्रेंच, मैं इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे याद रह जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में से ये तीनों ट्रिनिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन में से निकल के आई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसी तरीके से आपने भी देखना है, याद रखना है इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। Which of the following terms mentioned in the preamble are correctly matched? कौन सी कई सही तरीके से मैच की गई हैं with their implications, जो उनकी implication है। रिपब्लिक, इनका मतलब क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क, पहली चीज। दूसरा, सेक्युलर, a state which is free to conduct its own internal and external affairs. Democratic, state does not recognize any religion as a state religion. And lastly, sovereign government gets its authority from the will of the people। Now, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि करेक्टली मैच्ड है? मतलब एक सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो पहले तो गलत ढूंढ लेते हैं। सेक्युलर का मतलब सबको पता है, ये गलत है। डेमोक्रेसी का मतलब रिलीजन से नहीं रिलेटेड होता, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बचते हैं ए और डी। अब जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स भी जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। मैं आपको अपना आंसर बता रहा हूं। द आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज इन फैक्ट ए। रिपब्लिक वो है जहां पे हेड ऑफ स्टेट जो है, इट इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क। इनफैक्ट अगर मैं बी की बात करूं तो बी जो है वो 3 के साथ लिंक होना चाहिए, सी जो है वो 4 के साथ लिंक होना चाहिए, और डी जो है वो 2 के साथ लिंक होना चाहिए। दैट इज व्हाट यहां पे कंफ्यूजन हुई है। द आंसर इज ए, पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी सारी गलत है। ठीक है, तो मैंने यहां पे आपको
बाकी सारी चीजें भी मैच करके दे दी हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसको आपने साथ में अपने नोटबुक्स में नोट करते रहना। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, इनमें से कौन से एक्ट्स के तहत कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हुआ, कौन से एक्ट, कौन से अधिनियम के तहत हुआ? इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1909 के तहत हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बेसिक सिंपल सवाल है। इस सवाल को आप जनरली हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी आ जाता है। अब इस तरीके के सवालों को सॉल्व करना अगर आपने बहुत इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर, न्याय अकेडमी के चैनल के ऊपर, आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज को फॉलो कीजिए। एक एक सवाल ऐसे बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not a salient feature of constitution of India? Not, तो जब भी not आता है तो not को आपने इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। पहली चीज, क्या ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इज इट अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, भारत के संविधान? है, बिल्कुल। डुअल सिटीजनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है? बिल्कुल है। डुअल सिटीजनशिप कहां है भैया, पहले तो ये बताओ। क्या आप भारत के भी नागरिक हैं और उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र वगैरह वगैरह, और आप कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सारे, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें से सब लोगों के आप अलग अलग से क्या सिटीजन है? नहीं है। भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन यहां पे जो गुगली फेंकी है कमीशन ने, वो ये फेंकी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो ये नॉट की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इस वजह से आपने खास ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं करनी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आंसर आपको पता ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड सवाल पूछा है विद इट्स सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां से उठाई? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये भगवान को याद करते हैं जब भी हम कोई भी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, तो मैं आपको एक भगवान का नाम ले रहा हूं यहाँ पे, विष्णु भगवान। आप में से कोई भी व्यक्ति जो है, अगर कह लीजिए, धर्म की बात नहीं करने वालों, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कह लीजिए बाकी दुनिया के संविधानों के बारे में पढ़ना चाहता है, तो एक किताब लिखी गई है बाय विष्णु भगवान। डायरेक्ट नहीं आए क्षीर सागर से, लेकिन विष्णु भगवान एक व्यक्ति का नाम है। उन्होंने वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस करके, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, मैंने भी इस किताब को बहुत पुराने समय में पढ़ा था। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस करके एक किताब लिखी थी जिसके अंदर भारत नहीं, बाकी सारी दुनिया के जो भी खास खास संविधान है, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस किताब को अभी अभी अगर नहीं भी मौका लगता है, बाद में अगर आप नॉवल पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडेड है। इसमें अलग अलग संविधानों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो हैं बताई गई हैं। तो मैंने ये जो है यूपीएससी के लिए पढ़ी थी, पढ़ाई भी है, तो इसलिए आपको सलाह दूंगा कि अगर कभी मन करे संविधान के बारे में और गहराई से जानने की इच्छा हो, तो आप मुझे तो याद कर ही सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं मिलूं, मेरे को वैसे नाम से सर्च करेंगे तो मैं बहुत जगह पे मिल जाऊंगा। बहुत कई जगहों पे आप कह लीजिए हाथ पैर जो है मारे हैं मैंने, जिंदगी में बहुत पापड़ बेले हैं कह लीजिए। तो आप मेरे नाम से भी अगर सर्च करते हैं, सनत दत्त भारद्वाज के नाम से, मेरी एकेडमी के नाम से मुझे सर्च करते हैं, तो न्याय अकेडमी के नाम से यूट्यूब के ऊपर मैं आपको मिल जाऊंगा। दिस इज अ वेरी न्यू इनिशिएटिव, अभी ताजा ताजा मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है इसी महीने, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए। एंड जीवी सर के साथ मेरा प्यार जो है बहुत समय से चल रहा है, आज का नहीं है, पुराना है। तो वो जब भी बुलाएंगे, जैसे भी आप लोगों की गुजारिश रहेगी, अगर आप कहते हैं कि आप और भी चीजें चाहते हैं, तो हम करते रहेंगे। ये कोलैबोरेशन जो है आज की नहीं है, इस लेक्चर की नहीं है, ये तहे दिल से जो है जुड़ाव है मेरा सर के साथ है। और आप भी वैसे ही अगर प्यार देते हैं तो आप लोगों के साथ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये लेक्चर पसंद आया है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप डिसलाइक करना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई चीज ना पसंद आई है, तो डिसलाइक करने से पहले भी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन? तो इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से ली गई हैं? जर्मनी से ली गई हैं, बिल्कुल सही। देखिए इसको याद करने का तरीका मैं आपको सबको बता रहा हूं, रट्टा कभी नहीं लगाने की बोलता हूं।
कभी भी अपने स्टूडेंट्स को, फेलो एस्पिरेंट्स को रट्टा लगाने के लिए नहीं बोलता हूं, आप लोगों को भी नहीं बोलूंगा। तो आपसे सलाह ये रहेगी, आपसे गुजारिश ये रहेगी कि कृपया करके इसको ऐसे समझिएगा। जर्मनी, नाजी जर्मनी याद कीजिएगा, हिटलर को याद कीजिएगा कि वहां पे इमरजेंसी की सिचुएशन रहती थी हमेशा। तो ऐसे ही इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो जर्मनी से आई है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो बिल ऑफ राइट्स में से निकाल कर लाए हैं हम। बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स जो है इट इज नॉट फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यूके से आया है। यूके से जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है दैट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर सिस्टम। वेस्टमिंस्टर सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूके का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ यूके, वो एक जगह में है जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर एबी। वेस्टमिंस्टर एबी में यूके का पार्लियामेंट, उसकी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर सिस्टम कहा जाता है और भारत ने यही सिस्टम अडॉप्ट किया है। तो सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन सी इट इज करेक्ट। ए ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन की अगर हम बात करूं तो डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो हम डी ऑप्शन भी सही है। बचता क्या है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, रीजन बीइंग नॉट करेक्टली मैच पूछा है। यहां फ्रांस नहीं है, यहां यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए। यूएसए क्या बिल ऑफ राइट्स, यूएसए के जो बिल ऑफ राइट्स हैं वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स निकाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के आखिरी सवाल, ये हमारा आज का आखिरी सवाल था, सॉरी। तो आज का जो आखिरी सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, अगर आप लोगों को इसी तरीके के सवाल पसंद आ रहे हैं, तो अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव जो जीवी सर के साथ हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जीवी सर का देखिए बहुत सपोर्ट रहा है। सर ने अपने चैनल के ऊपर जो भी कोशिशें की हैं, वो सारी कोशिशें सभी के सभी एसएससी एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनको मदद मिल सके इस प्रकार से की है। एंड हमारा सर के साथ मेरा जो भी कोलैबोरेशन है वो सारा कोलैबोरेशन भी इसी वजह से रहेगा कि हम लोग आप लोगों को एसएससी रैंक से रिलेटेड, एसएससी सीजीएल पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो उससे रिलेटेड, एंड उसके जैसे किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, वो सभी सवाल जो पॉलिटी से रिलेटेड है, आप अगर हमारी ये सीरीज फॉलो करते हैं तो वो सही तरीके से बन पाए, यही हमारी कोशिश होगी। दिस इज मी सनत दत्त भारद्वाज फ्रॉम जीवी सर का चैनल। एंड आपसे एक हम्बल अपील, जाते जाते एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने जीवी सर के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश और है कि लिंक जो है, मेरे चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, एक बार जरूर जाइएगा उस चैनल के ऊपर और प्यार से एक बार इत्मीनान से सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। एंड कोशिश कीजिएगा इस चैनल के ऊपर भी और उस चैनल के ऊपर भी वो इतना सा प्यारा सा छोटा सा जो बेल आइकन है उसे जरूर टच कीजिएगा, क्लिक जरूर कीजिएगा। कारण क्या है कि जब भी हम ऐसी इंपॉर्टेंट कंटेंट या इंपॉर्टेंट वीडियो या लेक्चर लेके आएंगे तो टडिंग ऐसे करके आपके मोबाइल फोन्स पे घंटी बजेगी। वो घंटी आपके और हमारे बीच की इस दूरी को दूर करने में मदद करने वाली है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। दिस इज मी सनत दत्त भारद्वाज फ्रॉम जीवी सर का चैनल। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार इसी तरीके से, सपोर्ट इसी तरीके से न्यौछावर करते रहिएगा। हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कंटेंट को आप लोगों तक पहुंचाते भी रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू हैव बीन अ वेरी पेशेंट ऑडियंस। आप लोगों ने बहुत प्यार से, ध्यान से, इत्मीनान से मुझे सुना है। थैंक यू सो मच गाइज, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। दिस इज मी सनत दत्त भारद्वाज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी चालू रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।